शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, आपने वक्त निकाला। सर, सबसे पहले ये बताइएगा कि ये प्रोग्राम है क्या? देखें, पहली बात तो यह है कि बड़ा लैंडमार्क है। अगर आप समझिए कि ह्यूमन हिस्ट्री में जो एलन मस्क हैं वो एक आप इस वक्त जो स्टीव जॉब्स थे जैसे एप्पल के उसी कैलिबर के एक बहुत बड़े जो है वो साइंटिस्ट तो नहीं है, लेकिन वो इन्वेस्टर्स हैं। उन्होंने ये इससे पहले इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां बनाई और टेस्ला ने दुनिया में तहलका मचा दिया, जो कि बिजली के ऊपर जो है वो चलता था। अब ये जो प्रोजेक्ट है ये 2002 में ओरिजिनली उन्होंने कंसीव किया था। इसका जो बड़ा अगर आप ग्रैंड डिजाइन अगर आप पूछे तो ग्रैंड डिजाइन उनका ये है कि हम 1 मिलियन लोगों को दुनिया से ले जाके चांद पे बसाएंगे और वो लोग वहां पे लंबा अरसा रहेंगे ताकि दुनिया पे अगर कोई आफत आती है तो और सारे हों जहाँ पे ह्यूमन जाके बच सके। और इसके बाद मार्स के ऊपर उनका जाने का प्लान था। ये ग्रैंड प्लान है जो कि एलन मस्क ने एक कंसीव किया और उसके ऊपर काम शुरू किया। अब ये जो कल स्पेस एक्स जो है, जो हफ्ते को पहले कल जाना था, वो बैड वेदर की वजह से नहीं गया, वो हफ्ते को जाएगा। उसका जो ये आप समझिए कि ये उस ग्रैंड प्लान की तरफ एक छोटा कदम है, लेकिन हम एक ह्यूमन तरक्की के एतबार से बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि ये पहला प्राइवेट जो सेटल रॉकेट है जो कि लोगों को लेके भी जाएगा और वापस भी आएगा। और इसका मतलब यह है कि लो ऑर्बिट से आप रॉकेट जो है वो वहां पे खला में जाएगा और फिर उसके बाद जो है ये वापस आएगा और ये एक राह हमवार करेगा जो मुस्तकबिल के प्लान्स हैं इंसान के, चांद के ऊपर जाने के लंबे अरसे के लिए और फिर मरीज के ऊपर जाने के लंबे अरसे के लिए। और इसके साथ साथ इसकी एक और अहमियत ये भी है कि 2011 के बाद कोई अमेरिका का जो सैटेलाइट था वो खलाबाज देके नहीं गया था। अब ये प्राइवेट पहली बार कोलैबोरेशन हुई है नासा की और प्राइवेट कंपनी जो है जो एलन मस्क ओन करते हैं वो ये सैटेलाइट जो है ये लेके जा रही है और बहुत बड़ी आप समझिए कि एक तारीख बन रही है ह्यूमन हिस्ट्री की। और स्पेशली जो स्पेस रिसर्च है वो इससे बहुत एक उसकी बिल्कुल नेचर ही तब्दील हो गई है। इससे पहले भी जो एलन मस्क हैं वो जो छोटे सैटेलाइट्स हैं वो जो मुख्तलिफ पेलोड लेके वो भेजते रहे हैं। $62 मिलियन में उन्होंने भिजवा दिया था, जो बहुत सस्ता था उस वक्त के हमारे जो मयार है जो सरकारी उसके एतबार पे। और अब जो उनका एक और प्लान है वो ये है कि वो सैटेलाइट भेजे जिससे इंटरनेट दुनिया में फ्री हो सके और सेंसर ना हो सके। और वो छोटे सैटेलाइट्स भेजना चाहते हैं जिससे कि एक दुनिया के अंदर जो इंटरनेट होगा उसकी स्पीड बहुत तेज होगी और वो सेंसर जो है वो नहीं हो सकेगा। तो ये सारे एक जो ग्रैंड प्लान्स हैं उनकी तरफ ये एक बहुत बड़ा कदम है जो कल हफ्ते को अमेरिका में होने जा रहा है। अच्छा फवाद चौधरी साहब, ये भी बताएगा कि इस प्रोग्राम का सबसे पहला हिस्सा कौन लोग बन रहे हैं और कितना अरसा ये लोग खला में गुजारेंगे? ये इसकी जो डिटेल्ड प्लान्स हैं उनके मुताबिक उन्होंने कुछ अरसा जो है वो खला में गुजारना है। 2 लोग जो हैं ये कल जो है वो जाएंगे और ये इसकी जो असल ये इससे पहले लोग तो खला में जा रहे हैं, स्पेस स्टेशन पे जा रहे हैं। इससे पहले हो ये रहा था कि अमेरिका ने अपना प्रोग्राम 2011 के बाद जो है वो रोक दिया और ज्यादातर जो रशियन प्रोग्राम था वो उसके ऊपर अमेरिका डिपेंड कर रहा था। अब ये अमेरिका ने इसमें जो है वो दोबारा एक तो उसकी पार्टिसिपेशन जो है वो शुरू होगी और दूसरी इसमें जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि ये प्राइवेट पहला मिशन है जो कि जा रहा है। और इससे एक वो जो एक ख्वाब था या वो समझिए कि जो एक पहले तय था कि प्राइवेट लोग जो हैं वो खला में जा सकेंगे, टूरिज्म के लिए जा सकेंगे, चांद के ऊपर टूरिज्म के लिए जा सकेंगे। ये उस तरफ एक बहुत बड़ा लीप फॉरवर्ड है जो एक प्लान किया जा रहा था कि प्राइवेट कंपनीज आए जो एक टूरिज्म के लिए खला को खोले। और ये जो एक मिशन है ये उस पैटर्न के ऊपर एक बहुत बड़ी एक सफर है। अच्छा फवाद चौधरी साहब, ये भी कहिएगा कि ये जो प्राइवेट कंपनी आपने बताया कि इन्वॉल्व हो रही है इसके अंदर, पहले हुकूमतें इन्वॉल्व होती थी, तो आने वाले दिनों में आने वाले वक्त में ये साइंस और टेक्नोलॉजी पर कितना असरअंदाज होगा? ये बहुत बड़ा होगा। उससे तो देखिए ना, ये तो अब बिल्कुल एक नई इंडस्ट्री या सनत खुल गई ना, जिसमें आपने ये फैसला किया कि जो टूरिज्म है आप उसको अब स्पेस टूरिज्म की एक बहुत बड़ी एक नया
इंडस्ट्री जो है वो खुल जाएगी, जिसमें आप लोग जो हैं वो जा सकेंगे। और जिस तरीके से इनका प्लान है कि अगला अगर चांद के ऊपर लंबे अरसे के लिए स्टे के लिए लोग जाएं वहां पे और रहें, तो वो तो फिर एक बिल्कुल ही आप समझिए कि एक बिल्कुल नई दुनिया होगी, नई होगी चीज जिसकी तरफ जो है ये ले जा रहे हैं। और स्पेस की जो स्पेशली जो सैटेलाइट वर्ल्ड है उसमें तो आई वुड से कि ये बिल्कुल एक नई विंडो खुली है और एक बिल्कुल नया एक मामला जो है वो अब सामने आएगा। और ये एलन मस्क जो है वो बहुत पहले भी इन्होंने दुनिया को बिल्कुल तब्दील किया और अब इससे भी वो एक बहुत बड़ी तब्दीली जो है स्पेशली जो सैटेलाइट वर्ल्ड है उसमें वो लेके आएंगे। अच्छा फवाद साहब, ये भी कहिएगा कि कौन कौन से लोग हैं, कौन कौन से ममालिक के लोग हैं जो खसूसी तौर पर इस प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे, खलाई सफ़र कर सकेंगे? कोई रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई गई हैं इसमें? नहीं, इसको ये तो उन्होंने ओपन रखा है सबके लिए। और जो अगला जो उनका प्रोग्राम है वो तो बिल्कुल ओपन है, जिसमें आप देखते हैं कभी आता है कि फलाने ने टिकट खरीद लिया है खला में जाने का या वो कर लिया है, वो सारा जो होता है उसमें आपको मालूम है अरब शहजादे जो है यूएई के, उन्होंने भी जो है वो अपने आप को बुक किया था सैटेलाइट के लिए। तो ये तो अब सफर जो शुरू हुआ है इसमें, और ये भी है ना कि इसमें कीमत भी कम होती जाती है। जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि जो रॉकेट इन्होंने भेजा वो $62 मिलियन का था, जो कि अबाउट 1/3 प्राइस का है जो इससे पहले नासा जो है वो भेजता था। तो इससे जो खला में सफर का जो एक बिल्कुल नया मॉडल आप समझिए कि दुनिया के सामने आएगा और इससे एक पूरी जो एक नई दुनिया का सफर है वो एक पॉसिबल होगा। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारे साथ मौजूद थे और इस प्रोग्राम की अहमियत के मुतालिक हमें आगाह कर रहे थे। हमारे साथ ही रहिएगा। और ये बता रहे थे फवाद चौधरी साहब के खला में किस तरह से सफ़र किया जाएगा। प्राइवेटली अब सफ़र किया जा सकेगा खला में, एक कंपनी जो कि इसके लिए फाइनेंसिंग कर रही है और 2 इंसान खला में जा सकेंगे। पहले इब्तदाई तौर पर 2 इंसानों को भेजा जा रहा है और उसके बाद चांद पर जाकर रहा जा सकेगा। उसके बाद जो अगला इसका हदफ होगा वो ये है कि इंसानों को मरीख तक लेकर जाया जाए और वहां पर भी इंसान जाकर रह सके, जाकर स्टे कर सके। ये उस प्रोग्राम का हिस्सा है और अभी इसका आगाज़ है और सबसे पहली इस प्रोग्राम की सीढ़ी इसको कहा जा सकता है कि खला में सफ़र करने का जो तरीक़ाकार है वो मुकम्मल तौर पर अब तब्दील होता हुआ नज़र आ रहा है। चंद घंटों के बाद तुलू होगा तहलका खेज़ दिन और दुनिया हो जाएगी साइंस की गुरवेदा। इसी मुतालिक बात कर लेंगे। तज्ज़ियाकार परवेज़ हूद भाई ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे इस मुतालिक अपडेट्स हासिल करेंगे, उनसे जानेंगे कि वो इस प्रोग्राम के मुतालिक क्या जानते हैं, क्या अपडेट करेंगे। परवेज भाई, अब बताइएगा कि ये बिल्कुल एक तब्दील होती हुई सूरत हाल नजर आ रही है। पहले हुकूमतें इस तरह के प्रोग्राम्स लॉन्च करती थी, लेकिन अब एक प्राइवेट कंपनी ऐसा प्रोग्राम लॉन्च करने जा रही है और उम्मीद ये की जा रही है कि आने वाले दिनों में इंसान चांद पर जाकर रह सकेगा और मरीख पर जाकर रह सकेगा। जी बिल्कुल, बहुत से मुल्क अब इस कोशिश में हैं। इनमें चीन भी शामिल है, रूस तो बहुत आगे शोबे में निकल चुका है और हिंदुस्तान ने भी अपना एक खलाई जहाज भेजा है मरीख की तरफ। अब आपका सवाल यह कि प्राइवेट कंपनियां, निजी कंपनियां ये क्यों कर रही है? ये नासा से क्या ले लिया गया, ये जिम्मा दे दिया गया? उसका जवाब ये कि नासा अपनी जगह पर है, लेकिन अमेरिका में सोच ये है कि अगर निजी कंपनियां भी इस मुकाबले में शामिल होंगी तो तरक्की की रफ्तार मजीद बढ़ेगी, तेज होगी। और इसमें कुछ सच्चाई भी है। देखा जाए तो बहुत सी इलेक्ट्रॉनिक्स, बहुत सी मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज निजी कंपनियों ने डेवलप की थी। हालांकि शुरू में वो सरकारी तहवील में हुई, उनकी इब्तिदा सरकारी तहवील में हुई थी। अब देखना यह कि खला में जाने का जो इनका प्रोग्राम है वो कहाँ तक कामयाब होता। इसके कुछ मंफी पहलू भी हैं जो हमें मद्देनजर रखने चाहिए। एक तो ये कि इस तरह से एक कंपनी बहुत बड़ी हो जाएगी, उसकी इजारादारी हो जाएगी। तो इलॉन मस्क ने जो इस वक्त रॉकेट बनाया है
स्पेस एक्स उसकी कंपनी है। ये स्पेस एक्स छा जाएगी पूरे अमेरिका, क्या पूरी दुनिया के ऊपर, जिस तरह से IBM एक जमाने में छा गया था, और जिस तरह मिसाल के तौर पर एप्पल छा गया है इस वक्त, या माइक्रोसॉफ्ट। तो इसके मनफी पहलू जरूर हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि निजी कंपनियों का इस दौर में शामिल होना इस की रफ्तार में कुछ तेजी लाएगा। अच्छा परवेज भाई, ये बताएगा कि साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में इस सफर के बाद अब इम्पैक्ट क्या होगा? क्या तरक्की की रफ्तार पहले से ज्यादा तेज हो जाएगी, मुस्बत होगी तरक्की? मुस्बत मनफी तो हर वक्त ही बताएगा, लेकिन इंसान के अंदर एक ख्वाहिश है कि वो जाने और ज्यादा से ज्यादा जाने। तो खला में इस वक्त जो छलांग इस वक्त हम लगा रहे हैं, वो हमारी जिद्दत से निकलती है, और ये एक जानने की ख्वाहिश है, एक तजस्सुस है। वही तजस्सुस जिससे हमने ये जान लिया था कि जमीन गोल है, और ये कि हम इसके गिर्द सफर कर सकते हैं। तो अब ये एक पहला कदम है मरीख तक का। अब मरीख यहाँ से जाते जाते कोई 6-8 महीने का सफर है कम से कम, उससे भी ज्यादा हो सकता है। लेकिन फिर उसके बाद ये सवाल होगा कि क्या हम निजाम शमसी के दूसरे सैयारों तक पहुंच सकते हैं? क्या उधर खैर रहना तो मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि उधर हालात जिंदगी के लिए साजगार नहीं है। लेकिन उसके बाद ये सवाल उठेगा कि क्या हम निजाम शमसी से निकलकर और ज्यादा दूर जा सकेंगे किसी दिन? तो ये सारे सवालात हैं जो हमारी फितरत हमें मजबूर करती है कि हम इनके जवाबात जाने। अब जाहिर है कि और इस यहाँ मैं ये भी कहता चलूंगा कि अब ऐसे सैयारे दरियाफ्त हुए हैं जो निजाम शमसी से बाहर हैं, जो दूसरे सितारों के गिर्द गर्दिश करते हैं। इनको एक्सोप्लैनेट्स कहते हैं। एक्सोप्लैनेट्स अब तकरीबन 2-2.5 हजार दरियाफ्त हो चुके हैं। अब ये इतने दूर हैं कि अगर आप रोशनी की रफ्तार पे सफर करें तो भी जो नजदीकी एक्सोप्लैनेट है वो शायद कई 100 साल मांगता। लेकिन एक वक्त आएगा जब शायद हम उधर तक भी पहुंच सकेंगे। ठीक, परवेज भाई ये भी कहिएगा कि अब तक की जो साइंस तरक्की कर चुकी है, जितना हम काम कर चुके हैं, इसको देखते हुए अभी ये कहा जा सकता है कि स्पेस एक्स की जानिब से ये पहला स्टेप लिया गया है। चांद पर जाकर रहना, मरीख पर जाकर रहना, इसकी ख्वाहिश इंसान बहुत अरसा पहले से करता आया है। कब तक ये ख्वाहिश पूरी होती हुई नजर आ रही है इस सारी सिचुएशन में? मेरा ख्याल है कि इस सदी के आखिर तक मरीख के ऊपर तो एक बाज़ाब्ता कॉलोनी बन चुकी होगी इंसानों की। अब ये कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि उधर मौसम क्या, उधर दर्जा हरारत या तो बहुत ज्यादा हो जाता या बहुत कम हो जाता। वहाँ कोई फिजा नहीं है, लिहाजा एक डोम के अंदर रहना पड़ेगा। उस डोम के लिए गैस चाहिए होगी, ऑक्सीजन चाहिए होगा। अब वो ऑक्सीजन कहाँ से लाई जाए? ये मुमकिन है कि मरीख के ऊपर जो पानी है उसके सालमे को तोड़ के, H2O को तोड़ के वहां से ऑक्सीजन हासिल किया जाए। अब ये मुमकिनात में तो जरूर है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस सदी के आखिर तक कोई 80, 90, 100 लोगों की कॉलोनी मुमकिन है मरीख के ऊपर। वहां रहना कोई आसान काम नहीं होगा। वहां खुराक कैसे हासिल की जाए, उधर काश्तकारी जिस तरह जमीन पर होती वैसे तो मुमकिन नहीं है, लेकिन उधर पौधे और फसलें उगाई जा सकेंगी एक मसनूई एनवायरनमेंट में। ठीक,
परवेज सूद भाई, ये भी बताइएगा कि एस्टिमेटेड कॉस्ट और एस्टिमेटेड खर्च कितना है एक फ़र्द, अगर एक शख्स अगर सफ़र करता है ज़मीन से लेकर चांद तक और वहाँ पर जाकर अगर रहता है। दूसरा ये भी बताइएगा कि प्रोग्राम काफ़ी बड़ा है और इसका खर्च काफ़ी ज़्यादा होगा यकीनन, तो इस प्रोग्राम का खर्च कौन उठा रहा है, कौन इसको फाइनेंस करेगा? अगर आप इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन देखें तो उसमें कई ममालिक शामिल हैं। उनमें रूस है, अमेरिका है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी है और इंडिया भी उसमें शामिल हो रहा है। तो वो वाकई एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। अब अगर इंसान को जमीन से दूर जाना है और किसी सैयारे को आबाद करना है तो ये एक इज्तिमाई कोशिश के बगैर नहीं हो सकता, क्योंकि किसी एक मुल्क में इतने वसाइल नहीं है। और वसाइल से मेरा मतलब ये कि सिर्फ दौलत नहीं, लेकिन इसके लिए जो इंजीनियर और साइंसदान चाहिए होंगे वो भी अगर पूरी दुनिया से लिए जाएं तो ये काम फिर निस्बतन जल्दी हो सकेगा। तो आपका सवाल ये कि कौन सा मुल्क इस वक्त सबसे पेश है? जाहिर है कि इस वक्त तो अमेरिका है, लेकिन वक्त के साथ दूसरे ममालिक भी ऊपर आ रहे हैं। तो आपने सुना होगा कि जापान ने एक हवाई जहाज भेजा था जिसने एक एस्टेरॉयड को घेरा, उस पर उतरा, उधर से सैंपल्स उठाए और वो सैंपल्स जमीन पर पहुंचा दिए। तो इसमें जापान जरूर है, चीन है, यूरोप है और अब इंडिया भी इसमें शामिल हो रहा है। बहुत शुक्रिया परवेज सूद भाई, तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद थे। फवाद चौधरी वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारे साथ मौजूद थे और इस प्रोग्राम के मुतालिक हमें बता रहे थे।